नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का टारगेट विद रिंकू चैनल में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र की हमने 2-3 क्लास कर ली। तो हमने इसके पहले आपको बताया था कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है और तृतीयक क्षेत्र क्या होता है। और हमने यह भी आपको बताया कि इन क्षेत्रों के अंतर्गत कौन कौन से चीज़ें आती हैं, किन चीज़ों को प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है, किन चीज़ों को द्वितीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है तथा किन चीज़ों को तृतीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। और हमने आपको यह भी बताया कि जो प्राथमिक क्षेत्र में काम करने वाले वर्कर्स होते हैं उनको रेड कॉलर वर्कर कहा जाता है। जो द्वितीय क्षेत्र में कार्य करने वाले वर्कर होते हैं उनको ब्लू कॉलर वर्कर कहा जाता है तथा जो तृतीय क्षेत्र में कार्य करने वाले वर्कर होते हैं उनको व्हाइट कॉलर वर्कर कहा जाता है। तो इस तरह से हमने आपको बताया प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के बारे में। हमने आपको यह भी बताया था कि प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है, अर्थात जो भी चीज़ें हम वहाँ से प्राप्त करते हैं वह चीज़ें प्राकृतिक रूप से जुड़ी हुई होती है, तो उसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। और जो द्वितीय क्षेत्र होता है वह क्या होता है, तो वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र से रॉ मटेरियल को लेता है तथा उसे अंतिम रूप में परिवर्तित कर देता है, उसे द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। और तृतीय क्षेत्र क्या होता है, हमने आपको बताया था कि वह क्षेत्र जो हमको सेवाएं प्रदान करता है, उसे तृतीय क्षेत्र कहते हैं। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि जो भारत के आर्थिक क्षेत्र हैं वह कितने प्रकार के होते हैं और किस किस आधार पर। आज हम लोग देखेंगे इंडियाज इकोनॉमिक सेक्टर, हिंदी में भारत के आर्थिक क्षेत्र। तो आज हम लोग देखेंगे जो इंडियाज इकोनॉमिक सेक्टर होते हैं वह किस किस आधार पर कौन कौन से होते हैं। तो इसमें जो पहला देखेंगे दोस्तों, इसे हम 3 भागों में पढ़ेंगे। इसे 3 भागों में पढ़ेंगे। सॉरी। जो पहला है वह आपका है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एक्टिविटी। इसका हिंदी होता है कि गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर, गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर और दूसरा कौन सा है दोस्तों, वह है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन, इसका हिंदी क्या होता है कि कार्य परिस्थिति के आधार पर, कार्य परिस्थिति के आधार पर। और तीसरा जो आपका होता है वह होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप अर्थात कहने की इसका जो हिंदी होता है स्वामित्व के आधार पर।
स्वामित्व के आधार पर। तो हमने आपको बताया कि जो इंडियाज इकोनॉमिक सेक्टर हैं, भारत के जो आर्थिक क्षेत्र हैं, इनको हम 3 आधारों पर देखते हैं। पहला जो आधार है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी, अर्थात गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर। तो हम लोग देखेंगे गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर इकोनॉमिक के कौन कौन से सेक्टर आते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन, अर्थात कार्य परिस्थिति के आधार पर हम लोग देखेंगे कि जो भारत के इकोनॉमिक सेक्टर हैं वह कौन कौन से आते हैं। और तीसरा हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, अर्थात स्वामित्व के आधार पर जो इकोनॉमिक सेक्टर हैं वह कौन कौन से हैं और किस तरह से हैं। तो उन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो आप जो भारत के इकोनॉमिक सेक्टर हैं वह 3 आधारों पर हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। पहला आपको बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एक्टिविटीज़, गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन, कार्य परिस्थिति के आधार पर। और तीसरा आपका है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, अर्थात स्वामित्व के आधार पर कौन कौन से इकोनॉमिक सेक्टर हैं, कौन कौन से भारत के आर्थिक क्षेत्र हैं। तो जो गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर होते हैं तो वह आपके होते हैं, पहला होता है प्राइमरी सेक्टर। पहला आपका है दोस्तों प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा आपका है टर्शियरी सेक्टर। और ये जो आपका टर्शियरी सेक्टर होता है यह 2 प्रकार का होता है, क्वाटरनरी सेक्टर तथा क्विनरी सेक्टर। क्वाटरनरी सेक्टर ये आपका 2 प्रकार का होता है। पहला है क्वाटरनरी सेक्टर, और जो दूसरा है दोस्तों वह है क्विनरी सेक्टर। तो इस तरह से जो आपका ये ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एक्टिविटी होता है, अर्थात गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर जो इकोनॉमिक सेक्टर होते हैं वह कौन कौन से आते हैं। तो गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर जो इकोनॉमिक सेक्टर है वह आपका आएगा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। और टर्शियरी सेक्टर जो होता है वह 2 प्रकार का होता है, क्वाटरनरी सेक्टर तथा क्वाइनरी सेक्टर। तो इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं कि जो प्राइमरी सेक्टर होता है इसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, ये द्वितीय क्षेत्र, तथा यह आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तृतीय क्षेत्र। तो इस तरह से आपसे अगर पूछा जाए कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एक्टिविटी, तो नेचर ऑफ एक्टिविटी के आधार पर, अर्थात जो प्रकृति की गतिविधियाँ होती है उनके आधार पर जो भारत के जो इकोनॉमिक सेक्टर हैं, भारत के जो आर्थिक क्षेत्र हैं वह कौन कौन से आते हैं। तो आपका आएगा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर तथा टर्शियरी सेक्टर, अर्थात प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र तथा तृतीय क्षेत्र। और जो तृतीय क्षेत्र होता है वह 2 प्रकार का होता है, क्वाटरनरी सेक्टर तथा क्विनरी सेक्टर। तो इस तरह से जो क्वाटरनरी सेक्टर होता है इसमें जो भी शिक्षा से संबंधित जो ज्ञान आधारित क्षेत्र होते हैं वह आते हैं, तथा जो क्विनरी सेक्टर होता है यह वह क्षेत्र होता है जिसमें कि अर्थव्यवस्था में, अर्थात इकोनॉमी में जो बड़े बड़े फैसले लेने वाले होते हैं वो लोग शामिल होते हैं। जैसे आपके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेज होते हैं, और किसी कंपनी के एमडी तथा सीईओ होते हैं, आईएएस ऑफिसर होता है। तो वह जितने भी लोग आते हैं वह आपके क्वाटरनरी सेक्टर के अंतर्गत शामिल होते हैं। और जो क्वाटरनरी होता है इसमें आपके शिक्षक आते हैं, डॉक्टर आते हैं, लैब टेक्नीशियन आता है। तो इस तरह से हमने इसको आपको पिछले लेक्चर में बताया था। और दूसरा हम लोग देखेंगे कि जो ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन,
अर्थात कार्य की परिस्थिति के आधार पर जो भारत के आर्थिक क्षेत्र हैं वह कौन कौन से होते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि दो क्षेत्र होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर तथा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इसमें आपको दो मिलेंगे। पहला है ऑर्गेनाइज सेक्टर, हिंदी में इसे लिखेंगे संगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र। और दूसरा जो है दोस्तों वह है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। यह आपका है असंगठित क्षेत्र। तो जो आर्थिक क्षेत्र होते हैं भारत के ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन, अर्थात कार्य की प्रकृति के आधार पर, कार्य की परिस्थिति के आधार पर, यह दो प्रकार के होते हैं, संगठित क्षेत्र तथा असंगठित क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनाइज क्षेत्र, ऑर्गेनाइज सेक्टर तथा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और जो तीसरा हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो स्वामित्व के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पर जो भारत के आर्थिक क्षेत्र होते हैं वह कौन कौन से आते हैं। तो वह आपके आते हैं पब्लिक सेक्टर तथा सार्वजनिक, पब्लिक सेक्टर तथा प्राइवेट सेक्टर। तो इसमें कौन कौन से आते हैं। पहला आएगा पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर जो कि सार्वजनिक क्षेत्र है, सार्वजनिक। और दूसरा है दोस्तों प्राइवेट सेक्टर, ये है प्राइवेट सेक्टर। तो इसको हिंदी में कहते हैं कि निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र। तो आपने देखा कि जो भारत का आर्थिक क्षेत्र है वह किन किन आधारों पे कौन कौन सा होता है। तो आपने देखा कि भारत के आर्थिक क्षेत्र को हम तीन आधारों पर देखते हैं। पहला देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एक्टिविटी। एक सेकंड दोस्तों। तो हमने बताया कि जो भारत के आर्थिक क्षेत्र हैं, तो भारत के आर्थिक क्षेत्रों को हम तीन आधारों पर देखते हैं। तो पहला जो आधार है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एक्टिविटी, गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर। और गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर हम लोग देखते हैं कि भारत के आर्थिक क्षेत्र कौन कौन से शामिल होते हैं। तो गतिविधियों के प्रकृति के आधार पर जो भारत के आर्थिक क्षेत्र होते हैं उसमें आपका प्राइमरी सेक्टर शामिल होता है, द्वितीय क्षेत्र शामिल होता है और तृतीय क्षेत्र, अर्थात प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर तथा टर्शरी सेक्टर। तो गतिविधियों के प्रकृति के आधार पर तीन सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। और टर्शरी के दो पार्ट होते हैं, वह होता है क्वार्टनरी तथा क्वार्नरी सेक्टर। और दूसरी बात हम लोग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन, तो कार्य की परिस्थिति के आधार पर। अभी हम लोग देखेंगे कि जो ये गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कार्य की परिस्थिति के आधार पर कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं। तो कार्य की प्रकृति के आधार पर दो क्षेत्र शामिल होते हैं, संगठित क्षेत्र तथा असंगठित क्षेत्र, जिनको कि हम इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर तथा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। और तीसरी बात हम लोग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, अर्थात स्वामित्व के आधार पर कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं आर्थिक क्षेत्र में। तो वह आपका पब्लिक सेक्टर तथा प्राइवेट सेक्टर, अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र तथा ये निजी क्षेत्र। तो इस तरह से आपने देखा कि भारत के जो आर्थिक क्षेत्र हैं वह किस प्रकार से किन किन परिस्थितियों के अनुसार होते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि जो कार्य की परिस्थिति के आधार पर होता है तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। अब पहला हम लोग देखेंगे कार्य की परिस्थितियों के आधार पर। हमने पहले आपको बताया जो प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर, हमने इसके पहले आपको बता दिया था। तो वह सब आपको इसके प्राथमिक सेक्टर के अंदर वो कार्य की गतिविधियों के
पारिस्थितिकी गतिविधियों के अंतर्गत शामिल होते हैं। और हमने आपको इसके पिछले लेक्चर में बताया था कि प्राथमिक सेक्टर क्या होता है, द्वितीयक सेक्टर क्या होता है, तथा जो तृतीयक सेक्टर होता है वह क्या होता है, और क्या क्वाटरनरी होता है, क्वार्नरी क्या होता है। हमने इसके पिछले लेक्चर में आपको डिटेल से सारी चीज़ें बता दिया। तो अब हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, अब हम सीधे आएंगे कि कार्य की परिस्थिति के आधार पर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। कार्य की परिस्थितियों के आधार पर तो हम लोग देखें कार्य की परिस्थितियों के आधार पर कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले यहाँ पे लिखेंगे, पहला जो लिखेंगे इसमें पहला जो शामिल होता है टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अर्थात रोजगार की शर्त। रोजगार की शर्त। दूसरा जो होता है दोस्तों वह होता है गवर्नमेंट रोल। गवर्नमेंट रोल अर्थात सरकारी नियम। सरकारी नियम। तीसरा जो इसमें शामिल होता है वह होता है रेगुलर एंड फिक्स्ड मंथली सैलरी। रेगुलर एंड फिक्स्ड मंथली सैलरी इसका मतलब होता है नियमित और निश्चित मासिक वेतन। नियमित और निश्चित मासिक वेतन। नियमित और निश्चित मासिक वेतन तथा जो अगला शामिल होता है इसमें वह होता है 4 नंबर, और इसमें क्या होता है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी अर्थात नौकरी सुरक्षा। नौकरी सुरक्षा। और अगला पॉइंट जो शामिल होता है वह है आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। एक्स्ट्रा, अभी इसको बताएंगे किस में शामिल होता है किस में नहीं। एक्स्ट्रा बेनिफिट्स लाइक हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ फैसिलिटी एंड पेंशन। हेल्थ फैसिलिटी एंड पेंशन। इसको हिंदी में कहते हैं स्वास्थ्य सुविधा एवं पेंशन। सुविधा एवं पेंशन। तो इस तरह से आपने देखा कि जो कार्य की परिस्थितियों के आधार पर जो सेक्टर होता है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती। पहला होता है टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की शर्तें।
गवर्नमेंट रूल सरकारी नियम, रेगुलर एंड फिक्स्ड मंथली सैलरी अर्थात नियमित और निश्चित मासिक वेतन। चौथा है जॉब सिक्योरिटी, नौकरी की सुरक्षा। और जो पांचवा है एक्स्ट्रा बेनिफिट्स लाइक हेल्थ हेल्थ फैसिलिटी एंड पेंशन अर्थात स्वास्थ्य सुविधा एवं पेंशन। तो अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ लिखेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर, और ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कार्य की परिस्थिति के आधार पर जो चीज़ें होती हैं जो कि शामिल होती हैं, पहला टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रोजगार की शर्त, दूसरा गवर्नमेंट रूल सरकारी नियम, तीसरा रेगुलर एंड फिक्स्ड मंथली सैलरी नियमित और निश्चित मासिक वेतन, चौथा है जॉब सिक्योरिटी नौकरी की सुरक्षा, तथा पांचवा आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट्स लाइक हेल्थ फैसिलिटी एंड पेंशन स्वास्थ्य सुविधा एवं पेंशन। तो यह जो जो ये चीज़ें होती हैं यह किसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर में किसमें लागू होती हैं, किसमें नहीं लागू होती हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है उसमें यह सारी चीज़ें सारी फैसिलिटी आपको मिलती है, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं उसमें यह सारी चीज़ें कोई भी चीज़ इसमें आपको लागू नहीं होती। तो आप देखेंगे कि इसमें सब सही, सब पे आप टिक कर लें, हाँ इसमें लागू होता है, ये भी लागू होता है, ये भी लागू है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, और इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई भी नहीं। तो इस तरह से आपने देखा कि जो कार्य की परिस्थिति के आधार पर होता है उसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन कौन सी चीज़ें लागू होती हैं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन कौन सी चीज़ें नहीं लागू होते हैं। तो इस तरह से हमने आपको बना दिया कि जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है रोजगार की शर्त होती है वह ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको लागू होगी। सरकारी रूल सरकारी नियम गवर्नमेंट रूल ऑर्गेनाइज सेक्टर में लागू होगा। नियमित और निश्चित मासिक वेतन ऑर्गेनाइज सेक्टर में, जॉब सिक्योरिटी ऑर्गेनाइज सेक्टर में, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स लाइक हेल्थ फैसिलिटी एंड पेंशन ऑर्गेनाइज सेक्टर में, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी लागू नहीं होती हैं। अब तीसरी बात हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। जो तीसरी कंडीशन है हमने आपको बताया कि जो भारत के इकोनॉमिक सेक्टर है हम तीन आधारों पे देखेंगे। तो हमने दो आधारों को देख लिया। पहला जो आधार था जो पहला हमने देखा उसमें देखा प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर शामिल थे, और दूसरे में हमने देखा कि कौन कौन सी चीज़ें ऑर्गेनाइज सेक्टर में लागू होती हैं कौन कौन सी नहीं होती हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में दो चीज़ें होती हैं। आप इसको हिंदी में लिख लीजिए नीचे। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, और इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र। दूसरा होता है दोस्तों प्राइवेट सेक्टर,
यह होता है निजी क्षेत्र। तो जो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप होता है, स्वामित्व के आधार पर जो भी आर्थिक क्षेत्र होते हैं उसमें क्या क्या शामिल होती है, उसमें आपका पब्लिक सेक्टर भी होता है और प्राइवेट सेक्टर। अब यहाँ पे देखेंगे कि पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत क्या चीज़ें होती हैं और प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। तो पब्लिक सेक्टर में क्या होता है दोस्तों, पब्लिक सेक्टर में 51% जो शेयर होता है, 51% से अधिक शेयर अधिक शेयर 51% से अधिक शेयर सरकार के पास होते हैं, सरकार के पास होते हैं। 51% से जो अधिक शेयर होते हैं वह सरकार के पास होते हैं। तथा जो आपका प्राइवेट सेक्टर होता है, तो प्राइवेट सेक्टर में जो शेयर होते हैं 51% से अधिक शेयर निजी क्षेत्रों के अंतर्गत होते हैं। इसमें 51% से अधिक शेयर इक्यावन परसेंट से अधिक शेयर निजी क्षेत्रों के पास होते हैं, निजी क्षेत्रों के पास होते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जो आर्थिक क्षेत्र होते हैं स्वामित्व के आधार पर, तो उसमें दो चीज़ें शामिल होती हैं, पब्लिक सेक्टर तथा प्राइवेट सेक्टर। और पब्लिक जो पब्लिक सेक्टर होता है इसमें क्या होता है कि पब्लिक सेक्टर में जो 51% जो शेयर होता है, अर्थात 51% से अधिक जो शेयर होते हैं वह सरकार के पास होते हैं, अर्थात इस पर सरकार का ज़्यादा अधिकार होता है। और जो निजी क्षेत्र होते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं, तो इस सेक्टर में 51% से अधिक शेयर जो होते हैं वह निजी क्षेत्रों के पास होते हैं, अर्थात इस क्षेत्र में जो अधिकार ज़्यादा होता है वह निजी क्षेत्र का अधिकार ज़्यादा होता है। तो अब हम लोग देखेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़, और वह क्या है, तो वह है अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह। अब अगला टॉपिक हमारा होगा अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह। अर्थव्यवस्था में सर्कुलर फ्लो इन इकोनॉमी, हिंदी में अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह। तो हम लोग देखेंगे कि जो सर्कुलर फ्लो इन इकोनॉमी होती है वह किस तरह से होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसको हिंदी में कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह। तो आइए देखते हैं कि यह क्या होता है। तो इसमें आपको दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कंज्यूमिंग सेक्टर और दूसरा होता है प्रोड्यूसिंग सेक्टर। तो इसमें दो चीज़ें आपको रहेंगी। पहला होता है दोस्तों कंज्यूमिंग सेक्टर, जिसे कि हिंदी में आप कहते हैं यह उपभोक्ता क्षेत्र, उपभोक्ता क्षेत्र। पहला आपका होता है कंज्यूमिंग सेक्टर और दूसरा आपका होगा प्रोड्यूसिंग सेक्टर। दूसरा आप यहाँ लिखेंगे प्रोड्यूसिंग सेक्टर, अर्थात ये जो उत्पादक क्षेत्र होता है।
उत्पादक क्षेत्र। तो इसमें जो आपका सर्कुलर फ्लो इन इकोनॉमी होता है, इसमें आपको दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है कि इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहला आपका होता है कंज्यूमिंग सेक्टर अर्थात उपभोक्ता क्षेत्र, तथा दूसरा जो होता है आपका प्रोड्यूसिंग सेक्टर और इसे कहते हैं उत्पादक क्षेत्र। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो ये उत्पादक क्षेत्र होता है, जैसे कि मान लीजिए उत्पादक क्षेत्र का मतलब होता है कि उत्पादक क्षेत्र, इसके अंतर्गत वह लोग आते हैं जो कि किसी फैक्ट्री का, किसी उद्योग का निर्माण अर्थात किसी फैक्ट्री या उद्योग को लगाते हैं और वहाँ पे वस्तुओं को बनाने का कार्य करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमको यह शर्ट बनानी है, तो इस शर्ट बनाने के लिए हमको कहीं पे ज़मीन लेनी पड़ेगी और ज़मीन लेंगे, उसके बाद फिर वहाँ पे बिल्डिंग बनाएंगे, वहाँ पे फैक्ट्री बनाएंगे और फैक्ट्री जब बना लेंगे तो वहाँ पे हमको कैपिटल्स की ज़रूरत होगी, मशीनों की ज़रूरत होगी और जब मशीनें मिल जाएंगी तो उन मशीनों पर कार्य करने के लिए हमको लेबर की ज़रूरत होगी और फिर लेबर भी मिल जाएंगे तो फिर उस सारे सिस्टम को चलाने के लिए हमको एक संगठन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से यह सारी चीज़ें जो उत्पादक क्षेत्र होता है, यह सारी चीज़ें यह कहाँ से लेता है, तो यह कंज्यूमिंग सेक्टर से लेता है। जो उपभोक्ता क्षेत्र होता है इनसे यह सारी चीज़ें यह उत्पादक क्षेत्र लेता है और जब इनसे सारी चीज़ें लेगा तो फिर यह गुड्स एंड सर्विस अर्थात वस्तुएं बनाएगा और फिर इनको गुड्स एंड सर्विस यह प्रोवाइड कराएगा। इन्हीं से लिया, इनसे लेकर वस्तुएं बनाएगा और फिर वह वस्तुएं इन्हीं को बेचेगा, और तीसरी बात, जब यह इनसे मान लीजिए कि उत्पादक क्षेत्र है तो उत्पादक क्षेत्र उपभोक्ता क्षेत्र से पहले जमीन लेगा, जमीन लिया, लेबर लिया, कैपिटल लिया, तो इस तरह से यह इनको उसके बदले में तो कुछ देगा ना भाई। इनकी जमीन लेगा तो बदले में तो कुछ देगा, तो बदले में जो पैसा देगा, जो पैसा इनके पास आएगा, फिर यह जब गुड्स एंड सर्विस बनाएगा, गुड्स एंड सर्विस जब यह प्रोवाइड कराएगा तो फिर यह पैसा यह इनमें लगाएंगे और फिर इनसे गुड्स एंड सर्विस लेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर होता है, तो यह कंज्यूमिंग सेक्टर से क्या क्या लेता है। एक मिनट, सॉरी। तो ये जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर होता है, यह कंज्यूमिंग सेक्टर से क्या लेगा, तो यह फैक्टर सर्विस लेगा और उस फैक्टर सर्विस में क्या आता है, भूमि आता है, श्रम आता है, संगठन आता है और पूंजी आता है। तो यह जो उत्पादक क्षेत्र है क्या क्या लेगा, तो यह फैक्टर सर्विस लेगा, फैक्टर सर्विस, साधन सेवाएं। और इन साधन सेवाओं में क्या क्या आता है दोस्तों, तो आपका आएगा लैंड आएगा अर्थात भूमि आएगा, भूमि, उसके बाद फिर श्रम और पूंजी, भूमि, श्रम, पूंजी एंड संगठन। तो इन सब इतनी जो साधन सेवाएं होती हैं जो फैक्टर ऑफ सर्विस के अंतर्गत आती है, यह जो आपका उत्पादक क्षेत्र होता है यह इस उपभोक्ता क्षेत्र से लेता है और फिर इसके बदले यह इनको गुड्स एंड सर्विस देता है, वस्तुएं एवं सेवाएं, यह इनको गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कराता है, वस्तुएं एवं सेवाएं, यह इनको वस्तुएं एवं सेवाएं प्रोवाइड कराता है। और इस प्रकार से आपने देखा कि यह इनसे फैक्टर ऑफ सर्विस लिया, साधन सेवाएं लिया, जिसमें कि भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन आता है और इसके बदले यह इनको गुड्स एंड सर्विस, वस्तु एवं सेवाएं प्रोवाइड कराता है, जिसमें कि यह प्रोडक्ट बनाएगा फिर इनको बेचेगा। और इसने जब ये प्रोड्यूसिंग सेक्टर, उत्पादक क्षेत्र, जब इनसे भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन लेगा तो फिर इनको कुछ चीज़ें देगा भी तो यह क्या क्या देता है उसको हम लोग देखते हैं।
वह फैक्टर इनकम के रूप में, फिर यह इनको फैक्टर इनकम के रूप में, फैक्टर इनकम के रूप में क्या क्या देगा? भूमि का रेंट देगा, रेंट देगा, और ये जो श्रम होगा इसका वेजेस देगा, और क्या देगा? और इंटरेस्ट तथा प्रॉफिट, पूंजी का जो पूंजी लेगा उसका इंटरेस्ट देगा, इंटरेस्ट तथा प्रॉफिट। तो इस तरह से जब यह इनसे भूमि श्रम पूंजी संगठन लेगा उत्पादक क्षेत्र, तो फिर यह उपभोक्ता क्षेत्र को उसका भूमि का रेंट देगा, जो श्रम करवाएगा उसका वेतन देगा, वेजेस देगा, तथा जो पूंजी लेगा उसका इंटरेस्ट देगा, और जो संगठन होगा उसको प्रॉफिट देगा वह। और इस प्रकार से जब पैसा यह इनके पास आ जाएगा, तो फिर यह अपना पैसा फिर से यह खर्च करेंगे वस्तु और सेवाओं में। तो फिर ये जो उपभोक्ता क्षेत्र होता है यह इस पैसे को कहाँ खर्च करेगा? फिर यहाँ खर्च करेगा। कंजम्पशन ऑन और expenditure on goods and service, on goods and service। वस्तु एवं सेवा पर उपभोग व्यय, वस्तु एवं सेवा पर उपभोग व्यय। तो इस तरह से आपने देखा कि उत्पादक क्षेत्र पहले इनसे भूमि श्रम पूंजी संगठन लिया, और उसके बदले इनको रेंट देता है, इनको श्रम का जो वेतन होता है वह देता है, फिर इनकी पूंजी का इंटरेस्ट देता है, और फिर जो संगठन होते हैं उनको वह प्रॉफिट देता है। और जब इस प्रकार से उपभोक्ता के पास पैसे आ जाते हैं, तो फिर यह अपने पैसे को फिर खर्च करता है वस्तु एवं सेवा कर पर। जो वस्तु एवं सेवा पर जो भी वस्तुएं यह बनाता है, फिर उसकी वस्तुओं को यह खरीदता है, और फिर उस पर अपना पैसा, उसके उन वस्तुओं के उपभोग पर अपना पैसा यह जो कंज्यूमर सेक्टर होता है यह खर्च करता है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें और हम लोग देख लेते हैं। रियल फ्लो, वास्तविक प्रवाह। तो रियल फ्लो क्या होता है दोस्तों? वास्तविक प्रवाह। यह क्या होता है? तो जो फैक्टर ये क्या कहते हैं कि जो फैक्टर सर्विस होता है, जो साधन सेवाएं होती हैं, तो यह कंज्यूमर से प्रोड्यूसर की तरफ जाती हैं। जो फैक्टर सर्विस होता है, ये आप इसको लिख लेंगे फैक्टर सर्विस। तो फैक्टर सर्विस यह क्या होता है? कंज्यूमर से किधर जाता है? ये प्रोड्यूसिंग सेक्टर की तरफ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ये फैक्टर ऑफ सर्विस है, अर्थात साधन सेवाएं, भूमि श्रम पूंजी संगठन, तो यह जाती हैं उत्पादक क्षेत्र की ओर, प्रोड्यूसर सेक्टर की ओर। तो यहाँ पे जो फैक्टर से जो क्या कहते हैं कि फैक्टर सर्विस होता है, साधन सेवाएं, यह कंज्यूमर सेक्टर से प्रोड्यूसिंग सेक्टर की तरफ जाती हैं। तथा एंड गुड्स एंड सर्विस जो होते हैं, गुड्स एंड सर्विस, यह प्रोड्यूसिंग सेक्टर से कंज्यूमर सेक्टर की तरफ फ्लो होता है। तो यह आपका है वास्तविक प्रवाह। आपने देखा कि यह जो फैक्टर सर्विस होता है कंज्यूमिंग सेक्टर से प्रोड्यूसिंग सेक्टर की तरफ जाता है, एंड जो गुड्स एंड सर्विस होता है तो यह प्रोड्यूसिंग सेक्टर से कंज्यूमर सेक्टर की तरफ जाता है। और दूसरा जो फ्लो होता है वह होता है, इसको भी बता दें, मनी फ्लो।
मनी फ्लो। मुद्रा प्रवाह, तो मुद्रा प्रवाह में क्या होता है दोस्तों, मनी फ्लो में ये जो फैक्टर इनकम होता है, जो फैक्टर इनकम होता है, तो यह प्रोड्यूसिंग सेक्टर से कंज्यूमर सेक्टर की तरफ जाता है। इसका जो प्रभाव होता है या प्रोड्यूसिंग सेक्टर से कंज्यूमर सेक्टर की तरफ होता है। हमने आपको बताया कि यह फैक्टर इनकम है जो कि प्रोड्यूसिंग सेक्टर कंज्यूमर सेक्टर को देता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो फैक्टर इनकम है, इसका जो प्रभाव होता है या प्रोड्यूसिंग सेक्टर से कंज्यूमर सेक्टर की तरफ, प्रोड्यूसिंग सेक्टर से कंज्यूमर सेक्टर की तरफ, क्योंकि उसने कंज्यूमर सेक्टर से फैक्टर साधन सेवाएं लिया तो उसके बदले वह उनको कुछ न कुछ उसका भुगतान करेगा ही। तो इस तरह से आपने देखा कि जो ये आपका सर्कुलर फ्लो इन इकोनॉमी होती है, जो अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह होता है, वह किस तरह से होता है। तो आपने देखा कि इसमें दो सेक्टर होते हैं, कंज्यूमर सेक्टर तथा प्रोड्यूसिंग सेक्टर। और जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर होता है, जो उत्पादक क्षेत्र होता है, यह उपभोक्ता क्षेत्र से भूमि लेगा, श्रम लेगा, पूंजी लेगा, संगठन लेगा और इस तरह से यह गुड्स एंड सर्विस का उत्पादन करेगा, अर्थात गुड्स एंड सर्विस इनको प्रोवाइड कराएगा। और जब यह भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन इनसे लेगा तो फिर बदले में भूमि का यह रेंट देगा और जो श्रम होगा उसका यह वेतन देगा और जो पूंजी होगी उसका यह ब्याज देगा, इंटरेस्ट देगा तथा जो संगठन होगा उसको यह प्रॉफिट देगा, लाभ देगा। तो इस प्रकार से जब उत्पादक क्षेत्र कंज्यूमर सेक्टर को अर्थात उपभोक्ता क्षेत्र को ये सारी चीज़ें देगा तो फिर जो उत्पादक जो उपभोक्ता क्षेत्र होता है उसके पास पैसे आ जाएंगे। और जब उपभोक्ता क्षेत्र के पास पैसे आ जाते हैं तो यह अपना पैसा वस्तु एवं सेवा उपभोग पर व्यय करता है, क्योंकि जो उत्पादक क्षेत्र द्वारा बनाए गए जो गुड्स एंड सर्विस होते हैं, जो सेवाएं होती हैं, उनका उपभोग करता है और अपने पैसे को उन पर इन्वेस्ट करता है। तो इस तरह से अगर आप देखें कि जो रियल फ्लो, जो वास्तविक प्रवाह होता है वह क्या होता है, ये आपका फैक्टर सर्विस हुआ, साधन सेवाएं हुई। तो साधन सेवाओं का जो प्रवाह होता है वह कंज्यूमर सेक्टर से प्रोड्यूसिंग सेक्टर की तरफ होता है। तो आपकी ये साधन सेवाएं हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। तो इनका जो प्रवाह होता है वह कंज्यूमर सेक्टर से प्रोड्यूसिंग सेक्टर की तरफ होता है, क्योंकि जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर होता है वह इनसे यह सारी सेवाएं लेता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो फैक्टर सर्विस होती है उसका प्रवाह कंज्यूमर सेक्टर से प्रोड्यूसिंग सेक्टर की तरफ होता है। एंड जो गुड्स एंड सर्विस होते हैं, जो वस्तु एवं सेवाएं होती हैं, उनका प्रवाह किधर से किधर होता है। तो जो गुड्स एंड सर्विस होते हैं उनका प्रवाह प्रोड्यूसिंग सेक्टर से कंज्यूमर सेक्टर की तरफ होता है। तो जब यह गुड्स एंड सर्विस बनाएगा तो इसका प्रवाह उत्पादक क्षेत्र अर्थात प्रोड्यूसिंग सेक्टर से कंज्यूमर सेक्टर की तरफ होगा। और तीसरी चीज मनी फ्लो, मुद्रा का प्रवाह किधर से किधर होता है। तो जो फैक्टर इनकम होता है जो मुद्रा का प्रवाह होता है, क्योंकि प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने जो कंज्यूमर सेक्टर था उससे उसने भूमि लिया, श्रम लिया और कैपिटल लिया, पूंजी लिया और संगठन का उसके यूज किया। तो उसके बदले वह उसको जो भुगतान करता है, तो उस भुगतान का जब उसके पास पैसे आ जाता है तो यह फिर इन पैसों को उत्पादक क्षेत्र द्वारा प्रोवाइड कराई गई वस्तु एवं सेवाओं पर यह खर्च करता है। तो इस प्रकार से जो मनी का फ्लो होता है वह प्रोड्यूसिंग सेक्टर से कंज्यूमर सेक्टर की तरफ होता है। सॉरी, हाँ, जो फैक्टर इनकम होता है तो ये आपका जो फैक्टर इनकम है इसका जो फ्लो होगा, इसका फ्लो आप देख रहे हैं कि फैक्टर इनकम जो होता है, फैक्टर इनकम प्रोड्यूसिंग सेक्टर देगा कंज्यूमर सेक्टर की तरफ को। तो इस तरह से जो फैक्टर इनकम होता है इसका जो प्रभाव होता है प्रोड्यूसिंग सेक्टर से अर्थात उत्पादक क्षेत्र से ये उपभोक्ता क्षेत्र की तरफ होता है। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि अर्थव्यवस्था, भारत में जो अर्थव्यवस्था है वह किन किन आधारों पर कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। और उसके बाद फिर हमने आपको बताया कि अर्थव्यवस्था में जो चक्रीय प्रवाह होता है किस तरह से होता है, अर्थात सर्कुलर फ्लो इन इकोनॉमी होता है वह क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से होता है, किस प्रकार से उपभोक्ता से उत्पादक की तरफ क्या प्रवाह होता है और कौन सी चीज़ें होती हैं, हमने आपको सारी चीज़ें बता दी। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।